गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइसोमेरिज्म ही करेंगे। क्या पूछ रहे हो? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक फर्जी आइसोमेरिज्म है। इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू आइसोमेरिज्म। उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहता है, तो इसलिए वो आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में आता नहीं है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, पूरा फॉर्मूला सेम नहीं होता, तो इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू आइसोमर। ओके, डिलीटेड टॉपिक्स बात करते हैं उसके बारे में। सर, if NH3 acts as ligand and donate electron, why don't it get positive charge? चलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाए थे तो थोड़ा सा ध्यान से सुने होगे तो समझ आएगी बात। मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया है तो मैंने एकदम क्लियर कट उसमें बोला है कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़े थे हमने? ऐसा पढ़ा था कि जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता तो नेट उससे कोई चार्ज नहीं आता। जैसे सीओ है, मान लो सीओ है, तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो मॉलिक्यूल पे नेट कोई चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बोला था जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उस पे प्लस चार्ज आता है और जिस पे बनता है उस पे माइनस चार्ज आता है। ऐसे सोचने बोला था, तो इससे कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होता। इस वजह से हम इग्नोर करते हैं कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मेटल पे एक नेगेटिव भी आएगा, तो नेट कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसे सोचना है, नेट कोई चार्ज नहीं आएगा, हम इग्नोर कर देते हैं उस फैक्टर को। सिर्फ अमोनिया एक्ट एज लाइगेंड। अच्छा, ये तो हो गया। और कुछ हाँ, डिलीटेड टॉपिक्स बात करते हैं उस पर। अब डिलीटेड टॉपिक्स का तो हाँ, डिलीटेड टॉपिक्स है। पी ब्लॉक में सिर्फ जनरल ट्रेंड्स है, कंपाउंड्स नहीं है। अच्छा, हाँ देखा तो मैंने। सिलेबस की बात मानूं तो सिलेबस में तो आइडियल गैस भी नहीं, आइडियल गैस रिमूव्ड। मतलब ये सुन के ही डाइजेस्ट नहीं होती बात, है ना, कि आइडियल गैस आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, आइडियल गैस नहीं पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, बट आपको गैस नहीं पढ़ना है। वाह! तो ये अब समझ लो कितने ही होशियार लोग बैठ के ये सिलेबस रिड्यूस किए हैं। अब इसमें क्या ही कमेंट करें, क्या ही बात करें। अब अनपढ़ों गवारों के को क्या बोलेंगे, अब बताओ, है ना। हाँ, छोड़ो, हटाओ। हाँ, एडवांस के लिए तो सभी पढ़ना है, मेंस के लिए मत पढ़ना आप लोग। मेंस के लिए बहुत ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो कट गया है। हाँ, कुछ चैप्टर्स मेरे को ठीक लगा कट गया, जैसे ड्रग्स एक कट गया है शायद, मैंने सुना, और शायद इन्वायरमेंट कट गया है, शायद इन्वायरमेंट कट गया है, सरफेस केमिस्ट्री कट गया है शायद, फिर एडवांस में सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी भी कट गई है ना शायद। मैं एक्चुअली ऑफिशियल सिलेबस देखा नहीं, मैंने सुनी सुनी बातें, शायद मेटलर्जी भी कट गया है। ठीक है, पॉलीमर्स भी कट गया है। ठीक है, चलो क्या करोगे। तो शुरू करते हैं यार, बातें शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। इधर उधर की बात करके क्या ही मिलेगा। चलो, तो हमने Ma3B2C डिस्कस किया था, और मैंने आपको शायद होमवर्क दिया था Ma3BCD।
देन Ma2B2C2। मैं इसके आंसर्स बता देता हूं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। Ma2B2C2, Ma2B2CD, then Ma2BCDE and MABCDEF। तो यहां पर जो आंसर्स है वो कुछ इस प्रकार है। Ma3BCD का आंसर है 415। 4 यहां इनएंशियोमेरिक पेयर्स लिख रहे थे हम, एंड दिस इज 415। देन Ma2B2C2 का है 516, 5 1 एंड टोटल आइसोमर 6। देन है 6 and 2 8, 6 2 8, and then you have 9 6 15। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है, एक्सप्लेन कर लेंगे। एंड दिस इज 15 15 30, 15 15 30। इसमें आप मेरे को बताओ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, बताओ कौन वाले नंबर में डाउट है, उसको पहले बताते हैं। 1 2 3 4 5 आप अपने आंसर्स देख लो। हाँ बिल्कुल, मेटलर्जी में एलिंगम भी पढ़ना है ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें किसी में डाउट है तो बता लो, पूछ लो। सेकंड में डाउट है, ओके। सेकंड में डाउट आया तो चलो सेकंड बताते हैं। पहले मैं सेकंड ही बताता हूं। Ma2B2C2 आपको तरीका बताएंगे, समझ आइए। देखो Ma2B2C2 में मुझे जो समझ में आ रही है बात, वो ऐसे लग रही है, ऐसे ही अप्रोच करना। एक तो एक काम करता हूं मैं, AA को ट्रांस में लेता हूं, BB को भी ट्रांस में लेता हूं, CC को भी ट्रांस में लेता हूं, सबको ट्रांस में ले लिया मैंने, ठीक है। सब ट्रांस, ऑल ट्रांस, ये हो गया ऑल ट्रांस। और मैं ये कर लेता हूं कि मैं पहले तो मैंने ऑल ट्रांस लिया, और अभी मैं करता हूं A को सिर्फ ट्रांस, और बाकी B भी सिस में है और CC भी सिस में है। A ट्रांस, मैंने सिर्फ A ट्रांस लिया, बाकी सिस में लिया। इसी तरह से क्या आप समझ पा रहे हो, B ट्रांस ले सकता हूं मैं एक बार B ट्रांस और बाकी सिस में, ऐसा कर सकता हूं मैं B ट्रांस, ठीक है। उसके बाद मैं C ट्रांस ले सकता हूं एक बार, C ट्रांस A ओके डन। और एक मैं कर सकता हूं सिस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, सभी को सिस में, कोई ट्रांस नहीं, सभी को सिस में, ओके, सभी को सिस में, कोई ट्रांस नहीं। A सिस, B सिस, C सिस, तो एक जैसी कोई भी चीज ट्रांस में नहीं। तो ये हो गया सिस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, सिस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, ओके। तो आई होप ये समझ आ गई बात। यही 5 आपने बनाए होंगे, और तो मुझे नहीं लगता कुछ पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 5, हाँ यही 5 ही पॉसिबल है। क्या आंसर, क्या 5 ही है ना? जी हाँ, 5 आंसर है। और इसमें ये वाली जो चीज है बेटा, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। ये ग्रुप अलग है, यहाँ ये ग्रुप भले सेम है, ये ग्रुप अलग है, तो इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसी का एक पेयर बना है। तो एक चीज समझो, जब यहाँ पर एक अभी तक हमने जो पिछले की क्लास में किया था उसमें एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आया था। अब देखो बेटा, जब ये जो भी बच्चे अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक का नहीं पढ़े, तो उनको मैं थोड़ी काउंटिंग अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। सुनो, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 ही है, ठीक है। एक ये बनेगा प्लस एक इसका मिरर इमेज बनेगा, सोचिएगा, एक ये बनेगा, एक इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये और इसका मिरर इमेज जो होगा, ये दोनों क्या होंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल होंगे। नॉन सुपर इंपोजिबल है, लेकिन जो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा ग्रुप्स के बीच का, वो इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा।
तो इन दोनों को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। तो हम बोल रहे हैं यहां पर 5 ज्योमेट्रिकल है और एक उसमें से इनएंशियोमेरिक पेयर है, तो टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। ये फर्जी काम मत करना, अच्छा 5 + 1 6, 6 + 2 8, ऐसे नहीं करना। आप थोड़ा इसको देखिएगा, समझिएगा। 6 टोटल स्ट्रक्चर्स, टोटल 6 इसकी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल सेपरेबल। सभी को सेपरेट करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रखा जा सकता है, कोई ऐसा इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, सभी को अलग अलग किया जा सकता है। एक टेस्ट ट्यूब में ये, अगले टेस्ट ट्यूब में ये, इस तरह से 6 टेस्ट ट्यूब में 6 कंपाउंड्स को रखा जा सकता है। बात ये जीआई बनाते समय बेटा अप्रोच यही रखो कि आप जिस तरह से मैं कर रहा हूं ना, जैसे ए को देख लो कि हाँ पहले ट्रांस रखने की कोशिश करो, फिर सिस रखने की कोशिश करो। देखो मैं आपको एक सबसे सीधी बात बताता हूं कि जब आपने, देखो इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं इसमें फिलहाल, ठीक है, मोनोडेंटेट में इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। तो आप जिस तरह से मैंने हर केस में अप्रोच करके बनाया है ना, आप एक बार उसी तरह से अप्रोच करके बनाओ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा अच्छा इस तरह से अप्रोच हो रहा है। क्योंकि इसके बाद और नहीं समझ आता इसमें कुछ की और नया कुछ बन पाएगा। तो इस तरह से करिए कि हाँ एक बार कोशिश करिए कि ए को ट्रांस में कर देते हैं, फिर बी को ट्रांस में कर देते हैं, एक बार सबको ट्रांस में कर देते हैं। ऐसे ही आपको रफली सोचना पड़ेगा, कोई ऐसा रूल नहीं है। सबको ट्रांस पेयर्स जैसा बनाने की कोशिश करो। और किसी में डाउट है क्या? और 1 2 3 4 5 और किसी में डाउट है तो बता दो, उसको भी बना देते हैं कि आगे बढ़ जाए। अप्रोच अब आप कर लीजिएगा, खुद से एक बार करिएगा। आंसर्स मैंने लिख दिया, गलती अगर हुई होगी तो अप्रोच एक बार कर लीजिएगा। यहां पर अगर आपको लग रहा है कि अरे यार मैं 30 स्ट्रक्चर थोड़े ना बनाऊंगा, तो यहां बेटा बहुत क्लियर कट ऐसे ही समझ में आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ, जब इसकी आप बात करोगे तो ट्रांसपेयर्स यहां भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ए के साथ देखो ऐसा बनाओगे, ए बी का पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इस तरह से आप पेयर्स बनाओगे। तो सीधे सीधे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा है कि हाँ यहां पर 15 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 15 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होंगी, 15 ज्योमेट्रीज विल बी पॉसिबल, 15 ज्योमेट्रीज विल बी पॉसिबल and all of them will be optically active for sure because you have all different groups attached here. okay, यहां सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाएगा काम, बड़ी बात नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है पूरे, ठीक है। आई होप अब आप एक बार खुद से अप्रोच कर लेंगे ये आंसर से। मैं थोड़ा सा भी डाइडेंटेड लाइगेंड्स के तरफ जाता हूं। ओके, डाइडेंटेड, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ये सब आराम से कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वालों का अप्रोच बता दिया, वैसे सोचना है। चलिए अभी थोड़े डाइडेंटेड लाइगेंड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ फिर से यही टेबल है और इसमें जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे को 2-3 समझाने पड़ेंगे। MAA3, AA का मतलब समझ लीजिए डाइडेंटेड है और सिमेट्रिकल है। ओके, सेकेंड इज MAA2, AA2, A2, थर्ड MAA2AB, MAA, ये लिखिए, वही टेबल बनाइए पहले। AA4 फिफ्थ, A3B इसी में सिंगल कर लो उसको, AA
A3B, 6th A2B2, AA, A2B2। इसमें भी आधे से ज्यादा आपको घर पे बनाने हैं, ठीक है। मैं एक दो का अप्रोच बताऊंगा अभी, बाकी आपको खुद से अप्रोच करना है, फिर आंसर बताऊंगा और खुद से देखिएगा कितनी गलतियां हुई, तभी ज्यादा अच्छे से सीखोगे। A2BC, 8th ABCD, ABCD। ओके, तो देखो जब यहां पर AA3 की बात आएगी तो आप ज्योमेट्रीज तो एक ही बना पाओगे, ज्योमेट्रीज तो एक ही बना पाओगे, ठीक है, एक ही पॉसिबल ज्योमेट्री है, क्योंकि AA मतलब आप समझ रहे हैं, M। अभी थोड़ा 3D में सोचिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा 3D में सोचिएगा, अभी खत्म कर देंगे ये टॉपिक, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये आप 3D में सोचिएगा इसको, तो ये समझ आ रहा होगा, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है, ये ऐसा जुड़ा। नाउ वेदर इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, हाँ या ना बताओ। डज इट हैव POS, यस और नो, क्या इसमें POS है, यस और नो। है इसमें POS, यस, नहीं है इसमें POS। ओके, कुछ बच्चों को अगर यहां पे ऐसे दिख रहा होगा कि सर ये POS है, तो आप गलत है बेटा। POS का मतलब है, देखो ये यहां पर ये लाइन है, ये बॉन्ड ऐसा है, तो यहां एकदम सामने ऐसा ही खड़ा होना चाहिए, यहां भी ये बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली ये बॉन्ड तो पीछे की तरफ है। थोड़ा सोचो 3D में, ये बॉन्ड पीछे की तरफ है, ये ऐसे पीछे की तरफ है, ओके, ये ऐसा खड़ा हुआ है बट ये पीछे की तरफ है। तो अगर ये POS होता, अगर ये POS होता तो ये बॉन्ड खड़ा इधर, तो ये बॉन्ड ऐसे खड़ा होना चाहिए था, तब हम मानेंगे हाँ ये POS है, सिमेट्रिकल है। वो 2 डायमेंशन में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ POS है, ये गलती है, बिगिनर्स करते हैं, आप मत करिएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्लेन अलग है, ये पीछे है, POS नहीं है, ये सामने है, वैसे ये पीछे है, ये सामने है, सो दिस इज नॉट POS। तो यहां पर होगी ऐसी बात कि यहां पर ये एक ज्योमेट्री है और वो ज्योमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक पेयर होगा तो टोटल 2 आइसोमर बन जाएंगे, टोटल 2 आइसोमर बन जाएंगे, ओके। फिर AA2 A2, मैं एकदम इजी वाले बता रहा हूं, फिर टफ वाले आप बनाएंगे, फिर डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। MAA2A2 देखो खुद से बना लेंगे अपन, ये तो अभी बहुत इजी है। AA2, अब कोशिश करिए कि ये जो AA है इनको तो सिस में ही रखना है आपको, AA को ट्रांस में रखने का अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने पास, वो नहीं करना है, वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। उसके बाद A2, तो बेटा बस सिंपल सी बात है, A2 को आप ट्रांस में बना दोगे, और दूसरी बात आप ऐसी कर सकते हो कि A2 AA को सिस में बना सकते हो। बाकी ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, आजू बाजू ये सिस में है, सिस में है, तो दिस इज पॉसिबल। एंड हियर यू कैन सी कि दीज टू आर इन सिस विथ रिस्पेक्ट टू A, and this is trans with respect to A, distance has changed. And one more thing you should look for, here you have plane of symmetry, same monodentate ligands अगर ट्रांस में आ गए तो यहां POS प्रेजेंट है, बट यहां कोई POS नहीं है, फिर वही बात, इसको POS नहीं मानने का, ये बॉन्ड पीछे की तरफ है, ये बॉन्ड सामने ऐसे खड़ा हुआ है, इसको POS नहीं मानने का, and therefore this will be optically active and its mirror image will be a new object, it will be non superimposable. So this will be 1 2 3, 3 will be the perfect answer.
Simple. This is 2 geometries possible, 1 in enantiomeric pair and 3 is the answer. सिंपली यहां भी 2 1 3 ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है दिक्कत। ये A2 को सिस ट्रांस में किए, इस बार AB को कर दीजिएगा। अब MAA4 इसमें क्या होगा, तो ये भी बहुत इजी बात है बेटा, AAA4, तो यार एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें A4 है तो इसमें और क्या ही होगा, A4 है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज AA and A4, so this is simply AA and A4 like this, no other possibility, and surely two same monodentate ligands translocations में है, so this will also have a POS and the answer will be simply 1 0 and 1। अब इसी तरह से इनको आप खुद से करिएगा, ओके। अब AB वाले में POS तो नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा, AB वाले में मतलब होगा ना बेटा, ये वाले में बोल रहे हो क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से, कैसे नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर वाला प्लेन से काटो ना, ये अच्छा मैंने सही तो लिखा है, ये 2 1 3, सिस वाले में POS नहीं होगा, ठीक है, ट्रांस वाले में तो POS होगा ना, ये वाला POS, ये बीच से, ये जो कटता था ऐसे, ये बीच से, ये आधा कटा, ये वाली POS जो समझाए थे, ये सेम ग्रुप्स, ये सेम ग्रुप्स है, ये होगा ना POS, ठीक है, दिख गया होगा आई गेस। चलिए मैं बाकियों का आंसर लिख दे रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सिंपल है, इसी तरह से अप्रोच करना है, ओके। 202 314, इसका एक बार आंसर आप लोग बता दो, चलो जल्दी से, 7th का आंसर बताओ। M8, यहाँ पे GI कितने होंगे, GI बताओ पहले मेरे को इसके, 7th वाला आप लोग बताओ जल्दी, देखते हैं हुआ अप्रोच सही से नहीं हुआ, 7th वाला बताओ जल्दी। इनवर्ड में हो जाएगा, वो ये वाले POS के लिए बोला है मैंने ना, यहाँ पे ये देखो, मैं ये वाले POS को बोल रहा हूं, ये POS नहीं है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये आगे है, ये अंदर है, ये तो नॉर्मल जो हमने कल नॉर्मली बातें की थी मोनोडेंटेट वाले में, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये बीच से इधर से कट रहा है मेरे भाई, ये बीच से, यहां से ये वाला स्फीयर इधर से कटा, ये वाला स्फीयर इधर से कटा, और ये वाली लाइन बीच से कटी ऐसे, तो इसमें ये क्यों नहीं होगा, ये तो बिल्कुल होगा, ये इधर ये तो सेम प्लेन पे है दोनों, ये ऐसे सेम प्लेन पे, ये भी सेम प्लेन पे, तो ये तो होंगे ना आजू बाजू, तो ये आधा कट रहा है, ये वो जो सेकंड POS पढ़ाए थे वो वाली POS है। 3 GI आ गए, चलो ठीक है, 3 GI आ रहे हैं, ओके, किसी का 4 भी आ रहा है, तो करेक्ट आंसर यहां पर अपन चलो एक बार निकालते हैं पहले, ठीक है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं किसी का कुछ छूटा है क्या। क्या था क्वेश्चन, AA A2BC, चलो बनाते हैं, मैक्सिमम लोगों का आंसर 3 आया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, AA A2BC,
सो लेट्स डू एम ए ए टू बी सी। तो सबसे पहले तो बेटा हम ऐसे करेंगे कि ए को फिक्स कर देते हैं इस किनारे। अब ए टू बी सी को हमें इधर चलाना है, तो ए टू बी सी, ए बी और यहां पर सी ए सी, ऐसा कुछ ए सी, ऐसा कुछ, ये ऐसा। ओके, तो ये कुछ ऐसा हुआ। मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताऊं अभी, देखो मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूं। आपने जब ये वाला किया था, अभी बना देंगे वो आंसर तो दिख रहा है क्या है, बट आप लोग क्या गलती कर रहे हो देखो। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, कोई एक तरीका नहीं अप्रोच करने का, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हो। जब हम एम ए बी सी डी टाइप बना रहे थे स्क्वायर प्लेनर में, सुनना मेरी बात, जब हम इसको स्क्वायर प्लेनर में बना रहे थे तो हमने क्या किया था, आंसर 3 आया था हमारा। क्यों आया था? क्योंकि ए बी सी डी को हम ऐसे कर रहे थे, ए के साथ बी ट्रांस, फिर इसका ट्रांस, फिर इसका ट्रांस, 3 पॉसिबिलिटी, बी सी ट्रांस, बी डी ट्रांस, फिर सी डी ट्रांस। इस तरह से हमने बोला था कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज। लेकिन जब हम स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो आप अगर एक ट्रांसपेयर ए बी को रखते हो तो कोई भी ये जो सी डी है ये अपने आप ट्रांसपेयर बन जाता है। इसलिए हम बोलते थे कि 6 पॉसिबिलिटी के लिए 3 स्ट्रक्चर्स काफी रहेंगे, यही करते थे ना, 6 के लिए 3 स्ट्रक्चर्स काफी रहेंगे। लेकिन यहां पर आप जब ये A2BC को ले रहे हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज है देखो, A के साथ B, A के साथ C और A के साथ A। लेकिन अब ये तो A है, एक आया B के साथ C, तो क्या 4 पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? ये 4 पॉसिबिलिटी नजर आ गई ऐसे ही ट्रांसपेयर बनाने की। लेकिन अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, आप एक बार ए के साथ बी को ट्रांस में ला रहे हो तो ए सी ट्रांस में नहीं आ पा रहे। मतलब अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो हमको 4 डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनानी पड़ेंगी, 4 डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनानी पड़ेंगी। क्या ये बात दिमाग में घुस गई? ये पहला स्ट्रक्चर बनाते ही समझ आ रहा है कि 4 आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला स्ट्रक्चर बनाते ही समझ आ रहा है कि 4 आंसर होगा। ओके गुड, चलिए अब बना लीजिए। अब 4, अब मैं क्या बनाऊं, एक बार ए बी ट्रांस, एक बार ए ट्रांस, एक बार ए सी ट्रांस, फिर एक बार बी सी ट्रांस और ए सिस। ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी और उसमें 2 स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। 2 स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, बना लेते हैं। इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव? यस, सेम चीज ट्रांस में नहीं है और यहां ये वाली पीओएस भी नहीं है। देखो ये ग्रुप्स अलग हो गए, तो ये वाली पीओएस भी नहीं है, आधा आधा भी नहीं कटेगा, ये ऐसे बीच से ये भी नहीं कटेगा, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 4 में से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? देखो ये वाला जो बनेगा ना ए ऐसा, तो ये तो सेम मोनोडेंटेट हो गए। दिस इज और क्या था, A2BC। ओके दिस इज A2BC। यहां पे तो सीधे यही पीओएस हो गया, दिस इज पीओएस। और एक कौन सा होगा जिसमें ए सिस में हो जाएगा, वो हो जाएगा इनएक्टिव। देखो जिसमें ए सिस में होगा, जिसमें बीसी ट्रांस आएगा, देखो देखो ये बीसी ट्रांस आएगा, ए सिस में हुआ, तो इसमें कौन वाली पीओएस आ गई, वो जो सेकंड पीओएस पढ़ाए थे। ये बीच से कटा, ये आधा कटा, ये आधा कटा, ए सेम, ए सेम।
तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, and this is also inactive. These two are inactive and other two are active. Okay? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। हाँ, जितना समय देना चाहिए उतना दे रहा हूं। आपको कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे हम आंसर भरते हैं भी 4, 2 and 6। सिमिलरली यहां तो ABCD। अब सोचो ट्रांस वाले में कौन सी POS? ट्रांस वाले में ये वाली POS, ये वाली नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर, ये कट गया। AA मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। लास्ट वाले में भी समझ आ गई बात? बिल्कुल समझ आ गई होगी, क्योंकि फिर ये ABCD दिख रहा है। ABCD 6 possibilities, but here 6 possibilities means 6 structures. 6 possibilities means 6 structures, and all will be optically inactive, optically active, because all groups are different. आप बना के देखिएगा, कहीं कोई POS नहीं आएगी। So this will be 6, 6, 12. I hope this is clear. ये वाले केस को बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया। मेंस के तो ऑलमोस्ट हर पेपर में ये केस दिख जाता है, मेंस के हर पेपर में ये केस दिख जाता है। पता नहीं बहुत क्यों पूछते हैं इसको, शायद NCERT में ये केस दिया हुआ है इसीलिए पूछ लेते हैं। NCERT में आइसोमेरिज्म के 2-3 केस दिए हुए हैं बस, उससे ज्यादा नहीं दिया है कुछ। शायद ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और मोनोडेंटेट का एक आध केस दिया हुआ है। तो NCERT से पढ़ने लायक नहीं है ये कुछ। अब देखो ये लास्ट एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा AB टाइप लाइगेंड्स को भी थोड़ा सोच लेते हैं। अब AB टाइप लाइगेंड्स उतने जरूरी नहीं है, जेई के पर्सपेक्टिव से उतने ज्यादा नहीं आते इस पे क्वेश्चन, आने की संभावनाएं भी थोड़ी कम है, बट थोड़ा बहुत इसका भी आइडिया ले लेते हैं। अदरवाइज मान लो कभी आ गया आगे फ्यूचर में तो हमको कुछ नया नया ना लगे। हाँ बिल्कुल, जेनिल यही वाला एग्जाम्पल, ये इसी कैटेगरी का है ना, PTEN2Cl2। हाँ यही तो है, A2Cl2। बहुत बार देखा मैंने पेपर, बहुत बार पूछते हैं। रीजन यही होगा कि NCERT में वही 1-2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो वो पूछते रहते हैं। AB लाइगेंड्स को देखते हैं। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर MAB3 लिखूं, AB मतलब मैंने बता दिया था आपको, कुछ ग्लाइसिनेट जैसा लाइगेंड आप सोच सकते हैं। MAB3, इसके GIs बताओ जल्दी से, बहुत जल्दी से इसकी GIs सोचो और बताओ कितने GI होंगे, फिर इनैंशियोमेरिक पेयर एंड देन GI कितने पॉसिबल होंगे। इसके बाद MAB-A2 इसका भी बताना, MAB-A2 इसका भी बताना। दो हो गए GIs, बिल्कुल। ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे इसके, एक बार बता देते हैं। देखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे। एक तो ये तुम्हारा AB, ये लो ऐसा, एक AB ऐसा, एक AB ऐसा। अब इसमें ना देखो, ये दूसरी तरफ जो चीज है वो थोड़ी सी अलग है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो AB दिख रहा है, इसमें ट्रांस में इसके B नजर आ रहा है, इधर A वाले ट्रांस में दिख रहे हैं, इधर B वाले ट्रांस में दिख रहे हैं, B। अब हम ऐसा करते हैं, देखो अब ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें थोड़ी ज्योमेट्री इनकी खिसक जाए, ऐसे AB कर देते हैं इसको, और अगर इसको हमने AB किया
तो और क्या हो सकता है, इधर बी ए कर देते हैं ऐसा, और एक और इधर ए बी कर देते हैं ऐसा। अलग हुआ क्या? नहीं, सेम हो गया, ये तो सेम हो गया ये ना, ये सेम हो गया। इसको अगर ऐसा कर दे तो ये भी सेम हो गया क्या? दो पॉसिबिलिटीज। अरे यार, मेरे से बनाने में गड़बड़ हो रहा है। आई होप समझ गए होगे आप क्या करना है। बनाने में गड़बड़ हो रहा है। दो पॉसिबिलिटीज ही आएंगी, देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास दो तरह के डोनर एटम्स हैं, तो उन डोनर एटम्स के बीच के डिस्टेंस को देखो। ठीक है, वो डोनर एटम्स के डिस्टेंस को देखो, डोनर एटम्स के। एक ऐसा सोच लो, ए बी, ए बी, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से। ये और ये। अरे जैसे वो नहीं था यार, फैक मर वाला था ना, वैसे ही बन जाएगा। A3B3 जैसे था हमारा, उसकी तरह से भी सोचेंगे तो समझ में आ रहा है। A3B3 टाइप, जैसे यहां पर ये मर जैसा दिख रहा है, फैक मर वाले में ये मर जैसा दिख रहा है। और ये कैसे बनेगा? ए बी ऐसा बना देते हैं एक इधर से, और ये ए को एक बार ऐसा बना देते हैं, और एक बार ए बी ऐसा बना देते हैं। समझ आ गई क्या बात? देखो अभी ये जो ए है, ये फेसियल टाइप दिख रहे हैं। ओके, समझ आ गई बात? ये फेसियल हो गया। ये देखो फैक मर टाइप दिख रहा है अभी। ये एक फेस में बी 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 हो गए, देखो ये एक फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल में बी 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 हो गए, और ये अलग है, ये अलग है, मेरिडोनल टाइप है, ये फेसियल टाइप है। एंड यस, both are both are optically active. You cannot find any plane of symmetry here, so this is also optically active and this is also optically active. Both are optically active. एक और लिख लेते हैं, तो 2 2 4 हो गया इसमें आंसर। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4। एंड यहां पर क्या अप्रोच होगा? MAB2A2। GIs बताओ बस जल्दी से, GIs बताओ। MAB2A2। AB2A2, पहले ए को ट्रांस कर दिए, ठीक है। ये जो मोनोडेंटेट वाला है इसको ट्रांस किए। ये मोनोडेंटेट वाला ट्रांस होके 4 GI बन रहे हैं, सैम के 5 बन रहे हैं। रुको बना के देखते हैं। 4 5 के फेर में फंसे हो। विषाद के 5 बन रहे हैं, 3 ऑप्टिकली एक्टिव। चलो एक बार देखते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा ट्रांस हो गया। मैं ऐसे ही 3 4 केस डिस्कस करूंगा, आगे के आप कर लेना, अप्रोच समझ आ जाएगा, क्योंकि ठीक है मैक्सिमम लोग का आंसर 4 है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब यहां पर बेटा इसको भी तो अपन चेंज कर सकते हैं ना। अप्रोच देखिएगा, अप्रोच देखिएगा, ए ऐसा। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो ये ए बी ज्योमेट्रिकली इसको भी अलग कर सकते हैं ना। ये बी ए, ये हो गया ज्योमेट्रिकली डिफरेंट। स्क्वायर प्लेनर टाइप सोच लो इसको। अच्छा, ए को ट्रांस में रखते हुए, ए को ट्रांस में रखते हुए तो यही दो पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ए को ट्रांस में रखते हुए दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही इनएक्टिव हो गई। आई होप दिख रहा होगा, दोनों ही इनएक्टिव हो गई जी सर। ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव। देन अब ए को सिस में रखते हैं, ठीक है। ए को सिस में रख देते हैं, ये जो ए दिख रहा है इसको काइंड ऑफ सिस में रख देते हैं ऐसे।
अगर ऐसे रखे तो ये ए बी एंड ए बी, ये ऐसा हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। इसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, ए को सिस में रखा है मैंने, और अभी ऐसा कर देता हूं मैं ए बी, बट यहां पर ये भी ए बी कर दिया मैंने। यहां पर भी बात समझ में आ रही है कि यहां पे ये वाले जो डोनर्स थे ये ट्रांस में हो जा रहे थे, ये डोनर्स ट्रांस में थे, फाइन, ये डोनर्स ट्रांस में थे, एंड यहां पर ये ए और बी जो है ये ट्रांस में। अरे यार मैं बी और बी को भी तो ट्रांस में कर सकता हूं, ए के साथ क्या कोई स्पेशल लगाव है क्या? ए के साथ कोई स्पेशल लगाव है क्या कि यार ए को मैंने ट्रांस में किया और एक बार ए बी को ट्रांस में किया, बट मैंने बी बी को ट्रांस में नहीं किया? क्या बी बाद में आता है तो क्या उससे कोई दुश्मनी है क्या आपकी? ऐसे तो नहीं करना है। आई होप बात समझ आ गई होगी। ये देखो, ए को सिस में रखो, अरे भाई बी और बी को भी तो ट्रांस में कर सकते हो, ऐसे अलग है कि नहीं है? ये अलग है ये। यस, ए सिस में रहते हुए, ए सिस में रहते हुए बी ट्रांस में है, क्या दिक्कत है? ए सिस में रहते हुए ए ट्रांस में है, ए सिस में रहते हुए ए बी के साथ ट्रांस में है, ना ए ट्रांस में आपस में है ना बी ट्रांस में आपस में है, तो अलग पॉसिबिलिटीज है। तो 5 इज द आंसर, एंड आउट ऑफ दिस 5 दीज 3, यस विशाद तुम्हारा आंसर सही था, सैम का भी आंसर सही था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकियों का भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो कोई बात नहीं, देखो सीखो आगे बढ़ो बस, बाकी फिर गलती दोबारा नहीं करनी। तो यहां पर आंसर हो गया, ये 5 आया, इधर 3 आया, एंड हियर यू हैव 8। आई होप बात समझ आ गई होगी। हम यहाँ पर ए बी जो है ना उसको काइंड ऑफ मोनोडेंटेड की तरह थोड़ा सा ट्रीट कर ले रहे हैं। ये जो ए और बी है अलग अलग, कैपिटल ए कैपिटल बी को, तो उतना मुश्किल नहीं है, आसानी से ये भी हो जाएगा। चलो आगे के मैं आंसर्स लिख देता हूं, मैंने पीछे के आंसर्स लिख दिए थे ना, हाँ इसके भी मैं आंसर्स लिख देता हूं, आप एक बार इसको भी फिर से ट्राई कर लेना। और अभी फिर थोड़े प्रीवियस ईयर इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए मैं उनको आपको सैंपल के तौर पे थोड़े बहुत करा देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ए बी टू ए बी, एक ये ए बी A4, ए बी A3B, so answers are like this: 6 5 11, 1 0 1, 3 4 7 12, 1 2 5 12, 4 6 12 24, ये आंसर है। ठीक है, आसान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सेम चीज रिपीट होगी वैसे ही। ओके,
अब एक बात और आगे मैं बताऊंगा, देखो एक चीज और आगे। अब मान लो व्हेन, रेयर केस में अगर ऐसा कुछ आ गया, when ligands have any chiral center, have chiral centers, जब ligand के पास भी कोई chiral center है, ऑल्दो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ इसको मिला के पूछना मुश्किल है, नहीं पूछेंगे वो, बट पूछेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब ligand के पास भी chiral सेंटर है, ध्यान से सुनिए, मतलब ligand के पास भी जब chiral सेंटर है, so apply the concepts studied in organic chemistry। ठीक है, कुछ नया नहीं सोचना है, वो ligand के पास अगर chiral सेंटर है तो इसका मतलब ये है कि वो ligand कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ligand होगा या नाइट्रोजीनियस ligand होगा, या उसमें कोई ऐसा कार्बन होगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव काइरल होगा, तो वो एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, काइरल बेटा ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा सेंटर जिसमें चारों ग्रुप्स अलग हो, अगर जैसे टेट्राहेड्रल मैंने बताया था ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या बताया था, टेट्राहेड्रल में जब ये चारों ग्रुप्स अलग होते हैं तो इसमें सिमेट्री नहीं आती और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, उसका मिरर इमेज बन जाता है। तो उस टेट्राहेड्रल सेंटर को हम काइरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उस टेट्राहेड्रल सेंटर को हम काइरल सेंटर बोलते हैं। कब बोलेंगे काइरल? जब चारों ग्रुप्स अलग हो जाएंगे, ये मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आ गया तो फिर मजा आएगा। लेकिन आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, तो आप वहां के कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली यूज करना, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, मेजरली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, और वहां की स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप यूज कर लीजिएगा। अभी इनऑर्गेनिक के सेक्शन में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ये मैं बस बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आ गया तो ओके, ठीक है। तो अभी ना थोड़े से पीवाईक्यूज देख लेते हैं, 2-3 जो पीवाईक्यूज इन्होंने पूछे हैं। देखो चलो क्वेश्चन सैंपल के तौर पे लिख लो, ये जेई एडवांस 2021 का सवाल है। जेई एडवांस 2021 में ये पूछा गया था, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। ये देखो, जो कल लग रहा था कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो देखो अभी समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस, बताइए कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? NH3 4Cl2 NBr2। केयरफुली करोगे, गलत नहीं होना चाहिए। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो आपका पढ़ना फिर असफल है, समझ लो। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज का लेवल ये रहता है, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लेवल से जेई एडवांस पीवाईक्यूज का लेवल ये रहता है। बट फिर भी आपको पता है कि जेई एडवांस में 40% नंबर में ठीक ठाक रैंक आ जाती है, 50% मार्क्स में ठीक ठाक रैंक आ जाती है। क्यों? क्योंकि नहीं बना पाते हैं बच्चे, फिर भी नहीं बना पाते, हाई फाई पढ़ के जाते बट फिर भी नहीं बना पाते। केयरफुल रहोगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ केयरफुल रहोगे तो जय, मेरी बात मानो, बिल्कुल सही बात है ये। अगर सिर्फ पेपर देते समय आप केयरफुल रहोगे तो इतने नंबर तो आराम से आ जाएंगे। इतने नंबर लाने के लिए कोई टॉप लेवल की स्किल की जरूरत नहीं होती है, बस केयरफुल रहोगे इतने नंबर अपने आप आते हैं।
आपको केयरफुल रहना है, दैट्स इट। जैसे ये सब क्वेश्चंस है, इनको छोड़ना ही नहीं है, गलती करनी नहीं है इसमें। यस बेटा, पॉसिबल आइसोमर्स बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन समझो ना मेरे भाई, स्ट्रक्चरल वगैरह सब देखना है मोइन। प्रणय बहुत अच्छे बेटा, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। केयरफुली करेंगे, जल्दी से सभी लोग बना लें। ओके 6, यस 6 है। सबसे पहले आपने देखो, कुछ बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, अमोनिया को बाहर निकालने को सोचते हैं। क्या अमोनिया बाहर निकल सकता है? असंभव। मैंने क्या बोला है? न्यूट्रल चीज बाहर नहीं निकलती जब तक वो क्या ना हो, जब तक वो पानी ना हो। बिल्कुल, जब तक वो पानी ना हो तब तक न्यूट्रल चीज बाहर नहीं निकलती, तो न्यूट्रल चीज अंदर रहेगी। बी आर, तो बी आर सी एल है, तो बी आर टू लिख सकता हूं मैं, बाहर सी एल टू लिख सकता हूं। फिर से पीटी एन एच थ्री 4। और ये मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इस लेवल का पढ़ाऊंगा, एडवांस यहां तक आएगा, आप साक्षात देख सकते हैं। मेरी कोई भी बात हवा हवाई नहीं होती, सत्य होती है, सत्य। बिल्कुल, जो सच है वो डायरेक्ट बोलता हूं। सीएल बी आर, तो बेटा ये 3 आयोनाइजेशन आइसोमर संभव है, देख लीजिए आप। 3 आयोनाइजेशन आइसोमर संभव है, और इसमें आप देखिए MA4B2 टाइप दिख गया, MA4B2 टाइप ये भी है, MA4B2 टाइप ये भी है, और MA4BC टाइप ये है। सभी में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे, तो 2 GI इसके, 2 GI इसके और 2 GI इसके, सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो आंसर है 6। ओके, सीधी सी बात। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्या आया आइसोमेरिज्म से सवाल? मोस्टली हर साल एक आध क्वेश्चन एडवांस में आ जाता है डायरेक्ट, नहीं तो कभी कभी मोर देन वन करेक्ट में क्लब करके पूछ लेते, नहीं तो आ जाता है, आ जाता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इजी टॉपिक है, आप उठा सकते हैं 4 नंबर आराम से। ध्यान से यहां भी करना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिस एन एम एन सी एल bond angles present in a molecule of cis MnEn2Cl2। देखो हम अभी इसी केस की बात कर रहे थे, और इन्होंने यही केस फिर से देखो पूछा इन्होंने। सो टोटल नंबर ऑफ सिस एन एम एन सी एल बॉन्ड। सिस को थोड़ा इन्होंने समझाया है, इसका मतलब इन्होंने बोला है, सिस का मतलब ये बोला है कि वेयर एम एन एंड एन, ये वाला बॉन्ड, और एम एन और सीएल बॉन्ड एंड एम एन सीएल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड्स सिस में होने चाहिए, सिस में होने चाहिए। समझ गए? लैंग्वेज समझ गए? ये दोनों बॉन्ड्स सिस में होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है।
हाँ बस रिवीजन करते जाना है भाई, क्लास के बाद रिवीजन जरूर करना है। ये कर लो जल्दी से, इसका आंसर क्या है देख लो, और मैं देखता हूं और किस साल क्या आया है उसको उठा लेता हूं। अगर किसी को कोई अच्छा क्वेश्चन याद हो कि हाँ सर इस साल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था तो मेरे को बता दो, वो मैं उसको उठा लेंगे। हाँ लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मिला जुला होगा तो अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो थ्योरीज पढ़ने के बाद देखेंगे। इंडिपेंडेंट सवाल किसी को मिल जाए ठीक अच्छा तो बता दे। इसमें आंसर ईयर 2018, ओके देख लेता हूँ। वैसे 2018 का पेपर मुझे पर्सनली पसंद है काफी। अच्छा इसमें पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, मोर देन वन करेक्ट टाइप है, 2018 पेपर 2। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आंसर नहीं देता तो आंसर 12 होता, ठीक है सही बात है। बिल्कुल 6 है, सही आंसर है 6 है। सभी बच्चे देख लें एक बार, गिनती गिनना है बेटा, बस ढंग से गिनती गिनना आता है ना, गिनती गिनना है। 1 2 3 4 5 6, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे की जो ग्रुप डी की परीक्षाएं होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। रेलवे की जो भर्ती वाली परीक्षा होती है वैसा क्वेश्चन है ये जो MnCl बॉन्ड गिनना है ना, तो वो गिनती कर लीजिए आप लोग। गिनती में भी गड़बड़ करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन ये लो, 18 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ये क्या प्लेनेट ऑफ मास, अबे कहाँ प्लेनेट आ गया, आगे कर। हाँ ये हो गया। हाँ तो ये क्वेश्चन है 2018 के पेपर का। ये क्या बोल रहा था, करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स दिस। बस इसको देख लो, लिखना लिखना मत इसको कॉपी। तो यहां पर ईएन के बारे में देखो बता दिया, मैंने कहा था ना वो जब ईएन वीएन देते हैं अगर तो बता देते हैं। उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछेंगे, ये इंटरेस्ट नहीं होता पेपर में, ठीक है। वो बता देते हैं कि भाई देखो यहां पर ऐसा है, इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वेदर दिस ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। आप अभी इनको छोड़ो, ऑप्शन ए और बी में बस आंसर करो, ओके। जस्ट आंसर इन ऑप्शन ए एंड बी, डोंट लुक एट ऑप्शन सी एंड डी, that is magnetic nature and all those things we will study it later on. Just you have two options A B, answer it, A and B करेक्ट है क्या। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा टाइप है, M A A3B, यही है ना। अभी तो बनाए थे, दो GI बने थे इसके, A3B हो गया, A3B। A तो ऐसे लग जाएगा, A तो ऐसा लग जाएगा, फिर A3B चाहिए, तो क्या ही पॉसिबिलिटी है। A3B में एक बार AB ट्रांस, एक बार कोई भी AA ट्रांस, तो दो ही तो GI पॉसिबल है, दो ही पॉसिबल है। It will have 3 GIs if bidentate En is replaced by 2 cyanide ligands. Now cyanide is a monodentate one. If bidentate En, then it will be what? It will be M, 2 cyanides, that is A2, B3
एंड सी, ऐसा कुछ टाइप हो जाएगा, ऐसा कुछ टाइप हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं पढ़े, अबे ऐसा तो पढ़े हो ना, ये यही है ना, A3B2C, yes, simply A3B2C, it will have how many isomers? 3 ही तो GI बनते हैं इसके भी, सही तो है, देखो पीछे अभी बनाए तो है अपन, Ma3B2C 3 GIs बनते हैं, so both A and B are correct, okay, yes, so this is also simple, ये 2018 में इस तरह से इन्होंने पूछा हुआ है। अब ना, अब बाकी की चीजें कर लीजिएगा, बाकी कर लेंगे फिर, अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक बहुत ही धमाकेदार चीज 2015 में भी आया हुआ है, ठीक है, देखते हैं बेटा, मैं अभी थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा दूं फिर उसको भी देख लूंगा। कहां पे आया 2015 में पहला क्वेश्चन? इंडिपेंडेंट तो नहीं दिख रहा है बेटा, हाँ उसका आंसर 6 था ना, जो एम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज मीन बाय सिस MnEn2? अच्छा बेटा, सिस मतलब यही है बेटा, ये Mn, देखो हाँ उस क्वेश्चन को डिस्कस करना था, सॉरी मैं भूल गया, MnCl2En2 सिस, ये बोलना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में सिस बहुत मैटर कर रहा है। जैसा कि विषाद ने बोला कि सर अगर सिस नहीं दिया होता तो आंसर 12 होता, ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अच्छा 15-16 दोनों में। अब आप खुद ही देखो, इस ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जिसको हमने एक क्लास में बहुत टॉप नॉच लेवल का पढ़ लिया, एक या 2 क्लास मान लो, उसमें आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हर साल एक 4 नंबर का सवाल तो दिख ही रहा है ऑन एन एवरेज, तो आप बिल्कुल इजीली ये 4 नंबर उठा सकते हो। अब इसके सिस का मतलब है बेटा, जब ये ऐसा बना, क्योंकि इसके सिस ट्रांस 2 बनते हैं ना, इसके सिस ट्रांस 2 बनते हैं, अगर यहां बीच में Mn है, बीच में Mn है, अगर ये Cl ऐसा बना है और ये En सिस है, तो En को थोड़ा पे को ऐसा बनाना पड़ेगा, NHCH2 होल ट्वाइस एंड दिस इज NH2, ऐसा बनाया। इसी तरह से इधर भी NH2 CH2 होल ट्वाइस NH2, ये है सिस। अब इसी का अगर हम ट्रांस बना देते, ट्रांस बना देते, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, तो उसमें बातें अलग हो जाती। तो इस मॉलिक्यूल में बताना है, तो क्या बताना था, MnCl, शायद MnN और MnCl के सिस वाले बॉन्ड्स। तो देखो मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये Mn है बीच में, Mn है ये, तो MnCl और MnN, देखिए ये सिस वाले बॉन्ड, ये सिस वाले बॉन्ड कहलाएंगे, तो एक हो गया ये ग्रीन कलर वाला। अच्छा अब दूसरा देखो, ये देखो ये वाला MnCl, ये भी तो सिस होगा, ये भी सिस होगा, MnCl और MnN ये भी सिस हुए ना, ये भी सिस हुए। तो इस तरह से एक और हुआ, तो ये भी तो होगा MnCl और MnN, ये भी होगा, सिस है, ये भी देखो सिस है। तो एक और हुआ ये येलो कलर से, एक और देखो ये MnCl और MnN, ये भी सिस हुआ, देखो ये भी सिस हुआ, तो ये भी सिस हुआ, ये भी हो गया। और कुछ और भी है, नीचे है देखिए, ये Mn है, तो MnCl, अच्छा थोड़ा और कलरबाजी कर लेते हैं, MnCl और MnN, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये अलग बना। और इसी तरह से और कौन सा रह गया, और एक और कहीं छूट रहा है शायद, ये इसके साथ
ये वाला शायद नहीं लिया क्या, मैंने ले लिया ये MnCl। तो MnCl के साथ मैंने इस वाले नाइट्रोजन को ले लिया, इस MnCl के साथ ये वाला नाइट्रोजन है एक सिस में, फिर इसी के साथ देख लेना यार 6 है, कोई एक शायद मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर हो गए हैं तो दिख नहीं रहा। अच्छा रेड येलो वाला, हाँ हाँ बिल्कुल ये रेड येलो वाला बिल्कुल एक ये दिख रहा है, ये देखो MnCl और MnN, ठीक है ये हो गया एक, ये हो गया। तो 6 है, केयरफुली गिनोगे तो गलत नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन में भी कोई खास स्किल नहीं चाहिए, इसमें भी थोड़ी केयरफुलनेस चाहिए। ट्रांस वाले में कितने हो रहे हैं, ट्रांस में 8 हो रहे हैं क्या? हाँ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि 12 होंगे क्या होंगे, बट हाँ ट्रांस वाले में जो है अगर आप इसका ट्रांस मॉलिक्यूल बनाओगे तो आंसर अलग हो जाएगा, मतलब या फिर यहां पर सिस नहीं दिया होता तो क्वेश्चन फिर थोड़ा सा अजीब हो जाता। अब ट्रांस में भी बना के गिन लेना कितने हो रहे हैं, ठीक है एक बार गिन लेना ठीक से, केयरफुली गिन लेना तो गलत नहीं होगी। एक बार गिन लेना, अभी फालतू 5 मिनट जाएगा, एक बार गिन लेना ट्रांस वाले को बना के, ट्रांस में Cl ऐसे रख देना। तो हाँ जो बोल रहा है 8 होंगे वो भी बात ठीक ही बोल रहा है, वैसे ठीक ही बोल रहा है क्या 8 होंगे, देखो कि ज्यादा होंगे। चलो एक बार बात कर ही लेते हैं, बात आई है तो एक बार बात कर लेते हैं। ये Cl ऐसा होगा, इधर N इधर N, इधर भी N और इधर भी N, हर बॉन्ड को किसी बॉन्ड को आइडेंटिकल नहीं मानना, अलग मानना। तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसी 4 नीचे, 8 होने चाहिए, बात तो ठीक है। 8 ही होंगे क्या, कुछ अपन छोड़ तो नहीं रहे, सही तो है 8 होने चाहिए। अच्छा ये भी, ये Cl ये और कुछ ये विथ ये, ठीक है 8 ही लग रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है 8 लग रहे हैं। अगर ट्रांस होता उस क्वेश्चन में तो वो ट्रांस होता, और ट्रांस में वो लोग पूछते कि MnN MnCl बॉन्ड्स, सिस वाले बॉन्ड्स, ऐसा वो पूछते, सिस वाले ये बॉन्ड्स, क्योंकि ये बॉन्ड तो सिस है ना, ये देखो ये बॉन्ड तो सिस है, सिस वाले बॉन्ड्स किसमें, ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में। मीनिंग समझ आ रहा है, सिस वाले बॉन्ड्स ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में, लैंग्वेज समझ पा रहे हो गया ये, सिस वाले बॉन्ड्स ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में। और पूछा क्या उन्होंने, सिस वाले बॉन्ड्स सिस वाले स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा था, ऐसा। ओके ठीक है, बात समझ आ गई, सभी को आ गई। अब ना थोड़ा सा बस अब पढ़ते हैं एक धमाकेदार टॉपिक 10 मिनट में, क्योंकि इसमें से भी आधा पोर्शन में आपको होमवर्क देने वाला हूं। ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसमें आधा पोर्शन आपको होमवर्क देंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ रूल्स नहीं लिखाएंगे, रूल्स का PDF बना के दे देंगे, कॉपी में रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसके PDF से पढ़ लेना। कुछ ऐसी बात आपको लगे कि आप भूल सकते हैं तो उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, कुछ उसमें PDF में से कुछ ऐसी बात लगे कि जो आप भूल सकते हैं उसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा। कोई पॉइंट ना समझ आए तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। छोटी मोटी बातें बता दे रहा हूं बस शुरुआत में। सुनो, जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं हम इनकी, तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि आपके पास 2 केसेस आएंगे, एक रहेगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, एक रहेगा
कॉम्प्लेक्स कैटायन, अभी आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, फिर पीडीएफ में रूल्स एक बार पढ़ लेना, 20 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा अगर आप ये थोड़ा सा 10 मिनट सुन लिए हो तो। कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक नॉर्मल नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन नॉर्मल है, और यहां पर कॉम्प्लेक्स एनायन अगर आपके पास है, कॉम्प्लेक्स एनायन, और यहां पर एक नॉर्मल पॉजिटिव आयन, ये मैं पॉजिटिव आयन लिख रहा हूं तो नॉर्मल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है। हमको एक्चुअली में जो नोमेनक्लेचर सीखना है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट का सीखना है, इसका सीखना है कॉम्प्लेक्स पार्ट का, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नोमेनक्लेचर सीखना है। तो जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं, जब आप एक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो आप सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का ही नाम पहले लिखना, और पॉजिटिव पार्ट के नाम को लिखते वक्त कोई स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में, सबका नाम ऐसे ऐसे खट से लिख देना है। उसमें भी सबसे पहले लाइगेंड्स का नाम लिखना है, लाइगेंड्स का नाम, लाइगेंड्स के नाम के बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है CMI, और इसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है यहां पर, और फिर नेगेटिव आयन को जस का तस लिख देना है, जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, क्लोराइड है तो क्लोराइड, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, लाइगेंड्स के नाम, CMI और ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस। और अब यहां पर क्या करना होता है, पहले नॉर्मली पॉजिटिव आयन का नाम लिख दोगे, नॉर्मली पॉजिटिव आयन का नाम लिख दोगे, लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स एनायन है तो फिर वही काम करना है, स्पेस देना है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन के बीच में स्पेस देना है, और फिर यहां पे आपको पहले लाइगेंड्स के नाम लिखने हैं, और लाइगेंड्स के नाम लिखने के बाद आपको यहां पर मेटल का लिखना है, मेटल, लेकिन मेटल के नाम के आगे आपको ऐसा सफिक्स लगाना है 8, जैसे निकल है तो निकलेट, आयरन है तो फेरेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट। ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि इस होल पार्ट पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स के एनायनिक होने की निशानी है। 8 किस चीज की निशानी है, कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव होने की निशानी है 8, मेटल के नेगेटिव होने की निशानी नहीं कि मेटल आयरन -2 स्टेट में चला गया तो उसमें 8 लिख रहे हैं, नहीं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेट नेगेटिव चार्ज होने की निशानी। ठीक है, अब बात आती है फिर वही छोटी मोटी बात की डाई है तो 2 है तो डाई, ट्राई वगैरह वगैरह, वो आप रीड करेंगे, वो रूल्स आप रीड करेंगे, वो सब हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं बैठ के, ठीक है, बहुत ही बड़ा टाइम पास हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद ये जो लाइगेंड्स के नाम है बेटा, जैसे मानो यहां क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, क्लोराइड बाहर क्लोराइड आयन है और अंदर भी क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन। तो कंफ्यूजन्स को थोड़ा हटाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए हैं, देखो, और उन रूल्स को आपको नहीं क्वेश्चन करना है कि अरे यार ऐसा क्यों है रूल, ऐसा होता तो ठीक होता, ऐसा होता, अबे जो है वो एक बार पढ़ लो बस, ठीक है, उसमें ऐसा वैसा नहीं करना है। क्लोराइड है, क्लोराइड है, तो ये कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला कि जब ये लाइगेंड बन जाएगा क्लोराइड, अगर नॉर्मल आयन है तो क्लोराइड, लेकिन जब ये क्लोराइड लाइगेंड बन जाएगा तो इसको एक स्पेशल दर्जा दिया जाएगा और इसके नाम के सामने ऐसे ओ लगा देंगे, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। तो ये लाइगेंड जब वो एज अ लाइगेंड यूज होगा तो उसके नाम के सामने ऐसा क्लोरिडो, किसी के नाम के सामने ऐसा आइट है तो आइट है तो आइटो, 8 है सल्फेट, सल्फेट नॉर्मल नेगेटिव आयन है तो सल्फेट, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड का काम कर रहा है तो उसके नाम के सामने सल्फेटो, उसके नाम के सामने ऐसा सल्फेटो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नेमिंग की जाती है, कुछ इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। मैं और देखो, कोई न्यूट्रल लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड, अभी ये सब लिखना मत, ठीक है, ये पीडीएफ से पढ़ लेना,
न्यूट्रल लाइगेंड है, तो न्यूट्रल लाइगेंड के लिए भी कुछ कुछ लोगों के लिए अलग अलग तरह के नाम है। जैसे कि पानी है, पानी 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 जब लाइगेंड है तो पानी को वाटर नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं एक्वा। ठीक है, एक्वा। जैसे मानो ऐसा कुछ है FeH2O होल 6+2, तो आप इसको क्या बोलोगे, 6 पानी लगा हुआ है तो आप लिखोगे, और यहाँ पर ऐसा Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है मान लो, सपोज फॉर इंस्टेंस ये कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बोलोगे, 6 है तो लिखोगे आप ऐसा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर ये आयरन है तो लिखोगे फेरस फेरस। फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2, और यहां लिखोगे क्लोराइड। कुछ बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर यहाँ डाई क्लोराइड क्यों नहीं लिखे, डाई क्लोराइड क्यों नहीं लिखे। अबे ये ऑक्सीडेशन नंबर से समझ में आ रहा है कि वहां एक ही क्लोराइड लिखने से समझ आ रहा है कि कितने क्लोराइड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, तो उससे समझ में आ रहा है कि 2 क्लोराइड होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। तो क्लोराइड लिखा है तो वो इसका समझ में आ रहा है कि 2 ही क्लोराइड होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसी वजह से लिखा जा रहा है कि यहां बार बार डाई ट्राई ये सब ना लिखना पड़े, इस वजह से यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जा रहा है। ओके, तो दिस इज हेक्सा एक्वा फेरस 2 क्लोराइड, ऐसा कुछ नाम हो जाएगा। तो इसका भी जो PDF है वो मैं अभी लेक्चर के साथ अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा पहले, फिर उसमें कुछ अगर कंफ्यूजन होता है वी विल डिस्कस those in the next class, as well as we will do some 8-10 questions on IUPAC। ठीक है, 8-10 questions कर लेंगे थोड़े टफ वाले, 8-10 थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सिर्फ नेक्स्ट क्लास में, and that will be enough। 10 tough questions will be enough on IUPAC nomenclature, but for that you have to read the rules first, and then we will be doing 10 questions and will be done with this topic। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, एंड उसके बाद कुछ मजेदार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शुरू होंगे, क्योंकि फिर थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा हमारा। वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और कुछ स्पेशल स्पेशल लाइगेंड्स पढ़ेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। सर कैन रिपीट वन अगेन, इसकी POS। ओके, वन अगेन, वन कौन सा बेटा, कौन सा वन बोल रहे हो तुम? वन मतलब क्या, ये वाली बात कर रहे हो क्या, ये पूछ रहे हो क्या? ठीक है, क्लास हो गई, जिसको जाना है जा सकते हैं, जिनको कुछ पढ़ना है, काम है कुछ, तो जा सकते हैं। अभी कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं तो मैं बता देता हूँ। ये पूछ रहे हो क्या बेटा, एक बार कंफर्म कर दो। वन से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हो। अच्छा देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने ऑर्गेनिक में स्टीरियो पढ़ी है क्या अभी? ऑर्गेनिक में स्टीरियो पढ़ी है क्या? ऑर्गेनिक में पढ़ी है बेटा, तब तो ये दिखना चाहिए। देखो कोई बात नहीं, देखो ऐसे बता रहा हूं, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ये थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूं। ऑर्गेनिक में स्टीरियो पढ़ी है ना, तो चलो बताओ मुझे, ये एक सिंपल सा ऐसा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसमें ठीक है, ये मॉलिक्यूल को देखो, चलो ये एक हेट्रोएटॉमिक रिंग है ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ लगे हुए। इसमें POS है कि नहीं बताओ, चलो इसमें POS है कि नहीं बताओ, डज इट कंटेन POS, यस और नो? इसमें भी चलो मैं आपसे ये पूछता हूं,
है। अच्छा, इसमें भी मैं आपसे ये पूछता हूं, ये वाली चीज पीओएस है क्या? ये वाली चीज, क्या ये वाली चीज पीओएस है क्या? इज दिस द पीओएस यू आर लुकिंग फॉर? और लोग बताओ, क्या ये पीओएस है? जो भी बच्चे अभी प्रेजेंट हैं, ये क्या ये पीओएस है? इज इट द पीओएस? नहीं है बेटा। बस मैं समझ गया ना तुम्हारी कंफ्यूजन कहां है, इसी में तुम्हारी कंफ्यूजन। तुम्हें ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि अरे अरे ये थोड़ा सामने सामने। आप पीओएस का मतलब समझो, जैसा इधर वैसा इधर। तो यहां पर ऑक्सीजन है तो यहां ऑक्सीजन चाहिए आपको, तब इसको पीओएस बोलोगे आप, ऐसा चाहिए। तो जैसा इधर वैसा ही इधर। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर, ओके, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया, ये एम, ये ऐसा है, ये आगे है। थोड़ा सोचो 3D में, ये पीछे की तरफ, क्योंकि ये एक्स वाई जेड की तरह मैं बना के दिखा रहा हूं, ये पीछे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ, ये सामने की तरफ, ये सामने की तरफ, और ये ऐसा प्लेन में है, ये बीच में। तो अब आप सोचो कि ये अगर तुम्हारा ए ए है, ये तुम्हारा ए ए है, और ये तुम्हारा ए ए, ये तो आगे की तरफ निकला हुआ है एक्स वाई प्लेन में। अगर हम इसको एक्स वाई मान रहे हैं तो ये एक्स वाई, और ये जेड मान रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन। तो तुम्हें ये पीओएस क्यों नजर आ रही है? देखो ये कहां पीओएस, दिस इज नॉट पीओएस, बिकॉज ये यहां पर है ऐसा, तो यहां पर भी ऐसा ही चाहिए ना, तब तो पीओएस होगा। देखो ये यहां है, तुम यहां से काट रहे हो, तुम इसको यहां से काट रहे हो, इधर तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये तो पीछे की तरफ है, तो नहीं है वो पीओएस, दिस इज नॉट पीओएस। आप एक बार ऑक्टाहेड्रल का इसका 3D इमेज देखना, ओके, आमने सामने होना चाहिए, 3D इमेज देखना, आपको समझ आएगी बात। थोड़ा गौर करना इस बात, समझ आ जाएगी। और थोड़ा ऑर्गेनिक का ठीक से पढ़ो बेटा स्टीरियो, थोड़ी ऑर्गेनिक की ठीक से पढ़ो स्टीरियो, वहां पे थोड़ा ज्यादा जरूरत है इसकी। ओके चलो ठीक है, बाय। हाँ अभी भेज देंगे बेटा, अभी अभी भेज दे रहा हूँ मैं, अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ, ठीक है, चलो गुड नाइट।